Dark stories. हॉन्टेड विलेज। मेरा नाम अविनाश है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा परिवार असल में बिहार के एक बहुत अंदरूनी गांव से आता है, लेकिन मेरा परिवार 80 साल पहले माइग्रेट होकर दिल्ली आ गया था। मेरे या मेरे पिता में से कभी कोई गांव नहीं गया था। पर 7 साल पहले 2015 में जब बहुत कोशिशों के बाद मेरी बीवी राजश्री प्रेग्नेंट हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि हमें राजश्री की अच्छी सेहत के लिए उसे शुद्ध वातावरण में ले जाना चाहिए। हम सब ने सोचा कि हमारे गांव से ज़्यादा शुद्ध वातावरण तो हमें कहीं नहीं मिलेगा। हमने अपने बिहार वाले गांव में जाने का फैसला किया, पर हमें नहीं पता था कि हमारा ये फैसला हमारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगा। बहुत लंबे सफ़र के बाद हम रात को गांव पहुंचे। उस चांदनी रात में गांव बहुत सुंदर लग रहा था, पर वहाँ एकदम शांति थी। गांव को पहुंचकर राजश्री की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर उसे नहीं पता था कि ये खुशी बस कुछ ही घंटों की थी। 2 साल पहले हुई माँ की मौत के बाद पिताजी भी पहली बार घर से बाहर निकले थे। मैंने गांव का घर खोला और राजश्री और पिताजी को घर के अंदर कमरे में बैठाया। फिर जैसे ही सामान लेकर मैं कमरे में वापस आया, तो मैंने देखा कि पापा सोफे पर बेहोश पड़े थे और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक पापा को क्या हो गया। राजश्री ने मुझे जल्दी से पापा को मुझे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। हॉस्पिटल गांव से दूर शहर में था, पर मैं उस हालत में राजश्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पर राजश्री की हालत ज़्यादा ट्रेवल करने लायक नहीं थी। राजश्री ने मुझे हिम्मत दिखाई और पापा के साथ जाने को कहा। मैं पापा को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल चला गया। पापा पूरी रात हॉस्पिटल में ही भर्ती थे। दरअसल बीपी लो होने के कारण वो बेहोश हो गए थे और डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज चढ़ाकर घर ले जाकर आराम करने को कहा। मैंने राजश्री को रात भर फ़ोन करने की कोशिश की, पर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं अगले दोपहर पापा को लेकर जब घर पहुंचा, तो जो मैंने देखा वो बेहद ही अजीब और डरावना था। मैंने देखा कि राजश्री कमरे के कोने में खड़ी है और दीवार की तरफ मुड़कर अपने नाखूनों से दीवार को खुरद रही है। ये देखते ही मैं अंदर से काँप गया। जैसे ही मैंने उसे आवाज़ दी, तो उसने दीवार खरीदना बंद कर दिया और वो मेरी तरफ मुड़कर पापा के बारे में पूछने लगी, जैसे ही अभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं डरते हुए धीरे से उसकी ओर बढ़ा। मुझे लगा कि शायद ये सब स्ट्रेस का नतीजा है, तो मैं राजश्री को कमरे तक लेके गया और उसे वहाँ सुला दिया। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके उसको सब बताया। उसने भी राजश्री की हरकतों को थकान और स्ट्रेस बताकर राजश्री का खास ध्यान रखने को बोला। अगले 2 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात अचानक से मेरी नींद खुली। राजश्री बेडरूम में नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसे ढूंढते ढूंढते मैं आंगन में पहुंचा, तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि राजश्री छत के कोने के तरफ उल्टी चल रही थी। वो साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था, क्योंकि एक गलत कदम और राजश्री छत से सीधा नीचे गिर सकती थी। तो मैं भाग कर गया और मैं राजश्री को चिल्लाकर बुलाने की कोशिश की, पर उसको कई बार बुलाने कर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसे कोई होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो काफ़ी डरी हुई थी और रोते हुए एक ही चीज़ कहे जा रही थी, वो मुझे और हमारे बच्चे दोनों को लेने आई है। उसकी ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं समझ गया था कि ये कोई थकान नहीं, बल्कि किसी बुरी साय की वजह से हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और देखते ही देखते राजश्री का शरीर बहुत ज़्यादा तपने लगा था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने आधी रात को ही गांव के सबसे बड़े पंडित को घर बुलवा लिया।
मैंने राजश्री को बिस्तर पर लेटाया और पंडित जी का इंतजार करने लगा। उनके आने पर मैं उन्हें लेने बाहर गया और जब हम लोग कमरे में वापस आए तो राजश्री अपने बेड पर नहीं थी। हम फिर से पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। मैं बेडरूम में वापस आया तो मेरी नज़र हमारे कमरे की अलमारी पर गई और मेरा दिल दहल उठा। राजश्री अपने घुटने सर में दिए उसी अलमारी के ऊपर बैठी हुई थी। उसे देखते ही पंडित जी भी बहुत छक्के रह गए और उन्होंने मुझे उस कमरे से निकल जाने को कहा। मैं राजश्री को अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन पंडित जी की बात भी नहीं टाल सकता था। मैं कमरे से बाहर जाने की जैसे ही मुड़ा, वैसे ही ऊपर बैठी राजश्री ने अपना सर उठाया। राजश्री की आंखों पूरी काली पड़ चुकी थी और वो डरावनी सी हंसी हंस रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उससे पहले कि कोई कुछ करता, राजश्री ने उस चाकू को अपने पेट पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। चाकू मारते हुए वो बस हंसती ही जा रही थी। कुछ ही पलों में राजश्री बेहोश होकर अलमारी से नीचे गिर गई। मैं ये सब देखकर शून्य पड़ गया था और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। पंडित जी ने मुझे राजश्री से दूर किया और मुझे वहाँ से जल्द जाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले इसी गांव में एक लड़के ने एक छोटी जाति की लड़की से शादी कर ली थी। शादी के 1 साल बाद उनका बच्चा भी होने वाला था, पर उस लड़के के घर वालों को ये मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने उस लड़की और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बेरहमी से मार दिया था। तब से लेकर आज तक हम गांव में कभी भी किसी गर्भवती महिला को अकेले नहीं छोड़ते। कहते हैं कि उसी लड़की का साया किसी को भी मां नहीं बनने देता था। ये सब सुनकर मैं तड़प कर रोया। मेरी ज़िंदगी उस 1 हफ्ते में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मैं आज भी हर दिन अफसोस करता हूँ कि मैं राजश्री को उस गांव में क्यों लेकर गया। अगर उस गांव में नहीं जाता तो शायद ये आज राजश्री मेरे पास होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वाली हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।